जब बात पॉलिटिकल एनालिसिस की हो, ओपिनियन पोल्स की हो और स्पेशली एग्जिट पोल्स की हो, तो अभिषेक तिवारी जी को लाना बहुत जरूरी है। आपने उनको हर प्रीमियम चैनल पे देखा हुआ है। अपना उनका एक प्रसिद्ध चैनल है जहां पे बैठ के वो बहुत सिंसियरिटी, बहुत डेडिकेशन से बहुत डिफिकल्ट मुद्दों का एनालिसिस करते हुए अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं। और वो एनालिसिस से जो ओपिनियन निकलता है वो जमीन पे जाके, अभी मुझे बता रहे थे कुछ कठिनाइयों के बारे में कि कितना मुश्किल है मेहनत करना भी। एक तो है मेहनत करना, एक है मेहनत करने के लिए कितनी रोड ब्लॉक्स को क्रॉस करना पड़ता है। और वो भी मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल सिंसियरिटी से करते हुए भी कितनी कठिनाई होती है। तो आज हम थोड़े एग्जिट पोल तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पर साथ ही साथ क्या वातावरण था, क्या चेंजेस थी, क्या फेज वाइज सिचुएशन वाइज चेंजेस आई जिसकी तरफ अभिषेक जी पहले हिंट कर रहे थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग, पहली बार आप जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। पहले अगर मैं असम से बात शुरू करूं, क्योंकि आप असम का कह रहे थे, कि एक लाइन में अगर बोलूं जो आप कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल जो असम का था वही एग्जिट पोल था, तो भैया कहते हैं कैंपेन में चुनाव पलट जाता है। तमिलनाडु का बोलते हैं कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो असम में ऐसा क्या था? डेड एज अ डोडो विकेट थी क्या? कुछ चेंज नहीं हो रहा था? क्या रीजन था कि पूरा प्रचार से कुछ चेंज नहीं हुआ? देखिए, असम को इस कारण सर हम ऐसे समझे कि बीजेपी के पास बोलने को देने को बहुत कुछ था। अच्छी सड़कें, बिजली व्यवस्था, अब वहाँ चिपसेट की मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, तो बीजेपी के पास ऑफर करने को बहुत कुछ था। पर आप कांग्रेस के कैंपेन को देखिए। पहले दिन राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हेमंत बिस्व शर्मा को हम जेल में डाल देंगे। ओके, फाइन, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं गौरव गोगोई, उनके भी कैंपेन में यही था, हमारी सरकार बनी तो हम हेमंत बिस्व शर्मा को जेल में डाल देंगे। वेरी गुड। पवन खेड़ा आते हैं, वो पीसी ही कर देते हैं कि बंटी बबली भागने वाले हैं, इनको जेल में डाल देंगे। सो कांग्रेस के पास कुछ भी ऑफर करने को नहीं था। ऑफर करने को था तो सिर्फ जो भी मुसलमानों को लेकर के कि हम जाने नहीं देंगे, हम भागने नहीं देंगे। बट असम का सेंटिमेंट आप समझिए, कोर सेंटिमेंट वो मियां वोटर्स के अगेंस्ट है। अच्छा, मियां वोटर्स मतलब वहां क्या होता है, जो प्रॉपर असमिया मुस्लिम है उनको मियां नहीं बोलते हैं। जैसे बिहार में हम मुसलमानों को ही मियां बोल देते हैं। मियां वोटर मतलब ही बांग्लादेशी वोटर होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, असम के कल्चर को जिस प्रकार से मियां वोटर इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, नोएडा में बैठे हुए लोग इस मुद्दे को समझ ही नहीं रहे हैं कि वहां पर एक कल्चरल जेनोसाइड की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। और उससे बीजेपी और हेमंता बिस्व शर्मा न केवल बहुत अच्छा लड़े हैं, बहुत अच्छा लोगों के अंदर उसके कारण एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ है। हेमंता बिस्व शर्मा जैसे शिवराज सिंह चौहान जी मामा थे, बिल्कुल वैसे ही मामा के फेस है महिलाओं के बीच में। और बीजेपी का सर इन दिनों में एक चीज देख रहा हूं, जिस स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका कारण एम वोटर मतलब महिला वोटर है। बहुत अच्छे से इन लोगों ने इन महिलाओं का ख्याल रखा है। कांग्रेस के पास वॉज नथिंग टू ऑफर, ना वहां की लोकल मुद्दों की बात थी। आई बिलीव कि वो जितने लोग बाहर से आए, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, वो असम के रूट से बहुत दूर थे। और इसी कारण आपको ये रिजल्ट भी दिख रहा है कि जो परिसीमन के हिसाब से जहां भी हिंदू मेजोरिटी इवन 65-35 का भी पोजिशनिंग हो रहा है, वहां भी वो हारते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस। वेरी बैड सिचुएशन, और संभवतः पहली आपने बार असम में अलोन सरकार बना लेगी बीजेपी। जब आपने जेल की बात की तो मुझे, चीफ मिनिस्टर तो सेफ हैं, बट पवन खेरा जी का आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत आर्गुमेंट चले। अच्छा, मैं अपनी विजन बोलता हूँ, मैं कभी फेवर में नहीं हूं कि किसी को भी स्पीच के लिए अरेस्ट किया जाए, उसके लिए बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। बट ये अब जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में होना है। और डिफिकल्टी इतनी है कि जब हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे एंटीसिपेटरी बेल, हम नॉर्मली बोलते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ना कर दे तो फिर बाद में रेगुलर बेल लेने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो वो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, गए हैं, अब जो नहीं कोर्ट सर, करता है देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करो, आप पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल की तरह 15 एलिगेशन लगा लो। बट जब आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्ज करते हैं, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं सर,
आप बताइए, अगर मैं आपके आधार कार्ड को एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ मिक्स करके एक चीज आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो फौजरी हो गई सर, फिर तो उसके लिए तभी पनिशमेंट। तभी तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दैट्स व्हाई सेड इस केस के अंदर बहुत पेचीदगियां हैं। तो जो लोग इसको एक सिंपल स्पीच का केस समझ रहे हैं, तभी मैंने स्टार्ट किया कि स्पीच केसेस इज डिफरेंट थिंग, पर जब आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी फॉर्ज करते हैं, एनीवेज अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। और चुनाव पे तो उसका कोई असर पड़ा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं। मैं एक बार डाल नहीं, देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल भी जो मुझे लगा कि बेवकूफी थी। ये जी। पोल ऑफ पोल्स है जिसमें सभी एक दिशा में, आप भी कह रहे हैं जब ओपिनियन पोल किया आपने उसके बाद से कुछ चेंज नहीं हुआ, तो बीजेपी की कंफर्टेबल सरकार बनती जा रही है। एक अब मैं स्टेट पे आऊंगा जहां पे चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में बहुत चेंजेस आई, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक फैक्टर था, एक्टर विजय की पार्टी थी। अब बहुत बारी ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि नई पार्टी ने एकदम से ही गदर मचा दी है, और मोस्टली नई पार्टी सिर्फ शोर करती है। आपके बिहार में तो प्रशांत किशोर जी का बहुत शोर था और फिर वो फुस हो जाता है। तो तमिलनाडु में क्या पाया आपने, क्या नंबर्स हैं, क्या पाया और किस तरह कैंपेन इवॉल्व किया? बीजेपी ने कई कॉम्प्रोमाइज किए तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन में जाने से पहले, और जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था वो अन्ना द्रमुक के साथ इनका अलायंस होना। लेकिन अन्ना द्रमुक सोशल मीडिया पर नहीं है, अन्ना द्रमुक मीडिया में भी नहीं है, लेकिन अन्ना द्रमुक के पास कैंपेन के लिए जो कैडर की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण इलाकों में, वो बहुत मजबूत है। अब बीजेपी के साथ अलायंस होने के बाद, दो चार और स्मॉल पार्टनर्स आने के बाद, बीजेपी के पास ऑफर करने को दो तीन चीजें थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट डीएमके मतलब ह्यूज। वहां पर सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है सर, वहां पे 2022 या 2023 में बाढ़ आई थी, वहां के लोगों को पैसे नहीं मिले सर, सब कुछ उजड़ गया सर। इसके अलावे जो हर लोकल स्तर पर है, वहां पर बिल्कुल आप मोर और लेस टीएमसी जैसा ही एटमॉस्फेयर मान लीजिए। हर चीज जो है वो ब्रोकरेज है, वहां पे हर चीज में ब्रोकरेज है, और इतनी एंटी इनकम्बेंसी तेज थी वहां पर कि आप जाते ही आपको सुनाई पड़ जाता। पर चूंकि डीएमके के पास मीडिया है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। सोशल मीडिया टीवी के मैनेज कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आईपैक और प्रशांत किशोर खुले में बिहार इलेक्शन से पहले ही बोल चुके थे कि मैं विजय को मदद करूंगा। विजय सुपरस्टार है, वहां के सुपर डुपर स्टार है। आज के समय अगर बात की जाए तो मैं तो उनको रजनीकांत से भी ज्यादा हाई रैंक करता हूं, नो डाउट। पर सर, मैं आउटराइट जाकर के एक्सिस माई इंडिया सर को बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पर मेरा मानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि टीवी के भी 100 के प्लस जाए और डीएम के भी अराउंड 100 के आसपास रहे। अभिषेक उस पे पंद्रह आते हैं, पहले आप अपने जरा नंबर बताइए, आपके क्या नंबर है? मैं एक जो कन्वेंशनल नंबर भी डाल देता हूँ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेस को भी हम बाद में डिस्कस करें। तो एक्सेस को छोड़ते हुए भी नंबर जो पोल ऑफ पोल्स में आ रहे हैं वो ये हैं कि सब डीएमके को दो छोड़ के दो जिता रहे हैं एनडीए को। एनडीए क्या एआईडीएमके है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और बाकी जिता रहे हैं डीएमके को। वहां पे भी डीएमके आईएनसी का क्या ही रोल है? ठीक है, मैं अपने नंबर रिवील कर रहा हूं। AIADMK मेरे हिसाब से 108 से 110 के आसपास रहेगा। बीजेपी 11 टू 9 टू 13, ये 4 सीटों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत नेक टू नेक फाइट है। तो हमारा फोकस बंगाल को लेकर के ज्यादा था, तो हम बंगाल पर थे, तो इस कारण से थोड़ा सा एरर ऑफ मार्जिन यहां पर ज्यादा, हमने 3 के बजाय 5% लिया है। पीएम के 10 सीट कहीं नहीं जा रहा है सर, पीएम के। और एएमएम के जो है वो 3 सीट या 2 सीट। सो टोटल हमारा नंबर बनता है एनडीए का 134 से लेकर के 129 प्लस माइनस 5% हमने एरर ऑफ मार्जिन रखा है। पर ये सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हमने टीवीके को सिर्फ 2 सीट दिया है सर। आप सोचिए, मेरे और उनके सर के आकलन में एकदम डाल देते हैं। तो अब दोनों तरफ से बताइए कि आपने क्यों 2 दिया और आपको क्यों लगता है कि इनको लग रहा है कि टीवी के 35% इक्वलेंट टू डीएमके, एडीएमके तो खत्म ही कर गई मतलब वो, और सारा एंटी इनकम्बेंसी वोट भी मिल गया और कुछ डीएमके का शायद वोट मिल गया।
तो आपको क्या फील हुआ, और अगर आप एक एज अ प्रोफेशनल इस दोनों को एनालाइज करें कि क्या लगा होगा, क्या फैक्टर्स थे, क्या थे, तो लोगों को रुचि आएगी। अब सर ये दोनों हम लोग हिम्मत कर रहे हैं और एकदम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। उसका कारण है सर, मेरा मानना है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट डीएमके का था, तो तमिलनाडु के लोग इतने नासमझ नहीं हो सकते जब वो जानते हैं कि एक एडीआईएमके का जो है, अन्ना द्रमुक का, एआईडीएमके का जो एक रिजिड वोटर है, वो स्पेशली 50 प्लस का जो मेल वोटर है, फीमेल वोटर है, वो किसी हद तक नहीं टूटेगा। तो क्या बाकी वोटर इतने बेवकूफ हैं कि वो सुसाइड की तरफ जाएंगे कि वापस डीएमके सत्ता में आ जाए? पहली बात। दूसरी बात, जो जब क्लियर हो गया कि डीएमके के साथ क्रिश्चियन लॉबी का सपोर्ट आ गया, अलग अलग चर्चे से अनाउंसमेंट हो गए, तो इट वाज वेरी मच क्लियर कि टीवी के डीएमके के वोट को ज्यादा जो है वो पुल अप अपनी तरफ नहीं कर पाएगा। यूथ में क्या, 18 to 30 ये जो एज ग्रुप है, इसमें टीवी के पॉपुलर है, शहरी इलाकों में पॉपुलर है, उसका कैडर नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे दृष्टिकोण में जो टीवी के साथ है, गांव में टीवी के वैसे इवॉल्व नहीं होती जैसे अन्ना द्रमुक और बीजेपी का अलायंस होता हुआ नजर आया। कोलकाता, सॉरी, चेन्नई के बाहर, कोलकाता बार बार आ रहा है, वहां चेन्नई पे के आएंगे, बाहर। सबको कोलकाता में रुचि है, पर मैंने कहा क्योंकि एक आउटलायर पोल आया, अगर नॉर्मल होता तो अलग बात थी। हाँ, तो ये हमारा मानना है कि डीएमके 86 जाएगा, आईएनसी 5 या 7 चला जाए बहुत ज्यादा, सीपीएम 3 जाएगा, सीपीआई 2 जाएगा, और वीसी के 0 और डीएमडी के 0 या 1। तो इनका बिलो 100 नंबर रहेगा, 97 के आसपास रहेगा, वो 90 भी जा सकते हैं। टीवी के को हमने सिर्फ 2 ही सीट इसलिए दिया क्योंकि शहर के बाहर इनका प्रेजेंस वैसा नहीं दिखता जैसा बाहर में बैठे हुए लोग मान के चल रहे हैं। ये जरूर है कि इंस्टाग्राम पर जाइए और फेसबुक पर जाइए तो टीवी के बहुत इको कर रहा है, बहुत साउंड कर रहा है। पर यहीं पे मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि सोशल मीडिया में सर वो पाकिस्तान से भी लोग कमेंट कर सकते हैं, वोट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। व्यूअरशिप के हिसाब से हम अगर सीटों को कैलकुलेट करें तो राहुल गांधी हर बार मोदी जी से ज्यादा चुनाव जीत जाए, क्योंकि वहां पे राजद, समाजवादी पार्टी, ममता, सबके वोटर के लाडले बने होते हैं। पर ऐसा होता नहीं है ना इलेक्शन के टाइम में, बंगाल में प्रेजेंस ही नहीं है कांग्रेस का। तो फिर घूम फिर के वही बात आती है कि अगर 15% मैं मानता हूं टीवी के आसपास वोट है और 32 to 33% के आसपास जो है डीएमके के पास वोट है एंटी इनकम्बेंसी आने के बाद, और एसआईआर में 90 लाख वोट डिडक्ट होने के बाद। तो अगर मैं इसका एक आगे चीज लूं कि अगर एक डीएमके के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी और काफी ज्यादा थी, तो कई बारी पीपल वांट टू गो फॉर अ न्यू ऑप्शन कि हमने भैया आफ्टर मैडम जयललिता इज नॉट देयर तो इतना ट्रस्ट नहीं आया, तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि सारा एंटी जो इनकम्बेंसी वोट है वो बहुत चूस लिया हो एक फ्रेश चेहरे विजय ने। और दूसरा, फिर इसका आपको इस पे क्या लग रहा है, क्या वाज ही गेटिंग दैट या लोग स्टिक कर रहे थे एआईडीएम के साथ? नहीं, ग्राउंड पे तो बहुत कंफ्यूजन था। ग्राउंड पर इस चीज को लेकर के बोले कि लास्ट में देखेंगे जिधर की तरफ हवा जाएगी उधर जाएंगे, डीएमके को वोट नहीं करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस करण सर आपने पूछ लिया कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इधर वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक क्रेडिबल अलायंस है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे सेगमेंट में यूथ तो जरूर दिखा है विजय के साथ, रैलियों में भी दिखा है। आप देखिए कि जो उनका फेमस रैली हुआ था उसके अंदर इतना बड़ा स्टैम्पेज हो गया और अनफॉर्चुनेट था, लोगों की जाने भी गई, लेकिन उनसे उनके करिश्मा में कमी नहीं है विजय की। और उसका मैंने पहले भी बोला कि मैं बहुत हाई रेट करता हूं एज एन एक्टर, क्योंकि वो इस समय रजनीकांत से भी कहीं ऊपर है तमिलनाडु के अंदर, उनकी फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट टीएमके के टीवीके के पास जो है वो कोर नहीं है, वो न्यूक्लियस नहीं है जो इतना मास वोट को पुल करे। और दूसरी बात, टीवीके जैसे 15% के ऊपर जाएगी दैट मीन डीएमके वोट शुड बी आल्सो रिड्यूस। तो अगर वो जैसे जैसे ऊपर पड़ेगी तो डीएमके का नंबर कम होना चाहिए। पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे कि दोनों 100 आए, दोनों 35 ले पाए। हाँ, तो इस कारण मैंने एक्सिस माई इंडिया के
एग्जिट पोल आने के बाद भी एकदम रिवर्स डिसीजन लिया, और आज ये मेरा पोल आया है इसको लेकर के कि मैं मानता हूं कि अभी भी अन्ना द्रमुक और एनडीए अलायंस अहेड है। एक क्वेश्चन मैं बीजेपी पे लेना चाहता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू वेस्ट बंगाल। 2014 के बाद बीजेपी ने बहुत डिफिकल्ट स्टेट्स जहां पे आसपास भी नहीं थी, जिसमें अब हम कल्पना भी नहीं करते, हरियाणा भी उनमें से एक स्टेट थी कि जहां पे बीजेपी बहुत माइनर प्लेयर था। हरियाणा, असम, उड़ीसा, बहुत इम्पॉसिबल साउंडिंग स्टेट्स कैप्चर करी, पावर में आई। तमिलनाडु में आज भी आप मुख्य ऑपोजिशन भी नहीं बन पा रहे। इस चुनाव के बाद भी अगर AIDMK जीतता है और टीवी के 15% भी लेता है, तब भी अब आपने एक नया वहां पे प्लेयर खड़ा कर दिया। 15% इज अ वेरी सॉलिड स्टार्ट फॉर एनी पार्टी, राइट? तो आपने अपने से ऊपर एक नया प्लेयर आके वहां पे खड़ा हो गया, तो बीजेपी अब DMK का अपना वोट रहेगा, वो एक प्लेयर इमर्ज कर गया, तो बीजेपी फिर ना सत्ता में, ना ऑपोजिशन में, ना गिनती में, एज अ इंडिविजुअल पार्टी। महाराष्ट्र में अकेले सत्ता में आना, इन सेंस अकेले ही आए हैं। तो क्या रीजन है कि तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ बैठ नहीं रहा है? बीजेपी इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि वो अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव ये देख रही थी कि किसी प्रकार से डीएमके ना आए, डीएमके को हटाना आवश्यक है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बीजेपी वालों को बुरा लगेगा कि आपने इतना अच्छा के अन्नामलाई जी को सपोर्ट किया, चांस दिया, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए लोकसभा में आपके फुल फ्रीडम के बाद भी, पर बीजेपी का अपना वोट शेयर 14% तक वो लेके गए थे। ठीक है, सीटों, लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। बीजेपी को लगा कि हम 14% अचीव कर गए हैं, एडीआईएमके के पास अराउंड 23% के आसपास है, तो हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारा भी 33-34% हो जाएगा, थोड़े और पार्टनर्स को मिला लेंगे तो हम 40% को अचीव कर सकते हैं। पर पॉलिटिक्स में हमेशा 2+2=4 हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो लोग बीजेपी के साथ अन्नामलाई के कारण होप में, जो युवा, जो कैडर जुड़ा, वो टीवी की तरफ चला जाए। उसका एक कारण यह है कि बीजेपी ने पहली बार वो परिश्रम शुरू किया था तमिलनाडु की धरती पर। आप देखिए कि वो काशी तमिल संगमम होने लगा था, पदयात्रा होने लगी थी। अगर बीजेपी ने इस इलेक्शन में प्रॉपर ढंग से दीपोत्सव और इसके पूरे मामले को ठीक से उठाया होता, तो मेजॉरिटी हिंदू वोट को, देखिए आपको बोना पड़ता है वो बीज, एक बार बोएंगे तो फसल हो सकता है 20 साल बाद काटे, लेकिन पहले बीज तो बोना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्रवाद और इसका कल्चरल बीज वो बोने लगे, और उसका कारण है, आप देखिए तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे नेशनलिस्ट यूट्यूबर और ये पैदा होने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे हैं। और जो आउटरीच बना दीपोत्सव को लेकर के, वो सोशल मीडिया के ही थ्रू है, और बीजेपी उसको ठीक ढंग से इनकैश नहीं कर सकी। रेयर होता है जब बीजेपी कैश ना कर पाए, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म भी देख रहा हूँ। अगर टीवी के 15%, 12%, 18%, जो भी अबव 10 मैं मानता हूँ, तो आपने एक बहुत सॉलिड नया प्लेयर खड़ा कर दिया है। फिर देन इट इज नॉट के भैया एक पार्टी खत्म होगी तो बाय डिफॉल्ट हम आ जाएंगे, फिर आप डिफॉल्ट वाले नहीं ऑप्शन में, फिर आपको दोबारा वही मेहनत करनी है। सर पता है ये कहां चुके, ये कंफ्यूज हो गए कि हम पहले तमिलनाडु को अब ले, या क्योंकि एक सीट केरला में आ गया तो ये कंफ्यूज हो गया। और केरला में चूंकि लव जिहाद, पीएफआई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ईसाई का एक सेगमेंट है, ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का, जो बीजेपी को वहां पे सपोर्ट करने लगा है। तो वो कतई नहीं चाहते थे कि हम इस मोड में आए, और इसी कारण आप देखेंगे कि इवन ये गोवा तक इको करने लगा है आजकल, बहुत सारी चीजें, न्यूज जो है दर्शकों को पता होगी। पर ये एक मेरा मानना है बहुत बड़ा मिस्टेक कर रही है। तमिलनाडु की भूमि तैयार हो गई थी, उसमें आपने बहुत मेहनत किया था, अब बस अंकुरित होने वाला था आपका पौधा, लेकिन उससे पहले आप चले आए, तो उसी का एक कारण ये भी है। और इसीलिए मैं अपने पोल के बाद भी एक्सिस माई इंडिया को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है हम वो देखने में कामयाब ना हुए हों, क्योंकि हमने तमिलनाडु में बहुत अधिक समय नहीं बिताया, हमने पूरा 45 दिन बंगाल के अंदर अधिक बिताया। अब नहीं, हम पूरी 45 तरह दिन की अगर आप थोड़ी जर्नी बताएं बंगाल की, नंबर्स देखो सबने आपके देखे हैं, मैं भी डाल ही दूंगा आपके नंबर्स, बट जर्नी बताइए 45 दिन में कहाँ चुनाव खड़ा था जब आप पहले पहुंचे, किस तरह का वोटरों का मूड लग रहा था, किस तरह लोग बोल रहे थे। तो डे वन व्हेन यू एंटर्ड देयर, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट? मैं सबसे पहले दिसंबर में गया था, उसके बाद मेरे हेल्थ के इश्यूज हुए, तो मैंने आशुतोष को, अभिलाषा को, रश्मि है हमारे टीम में, एक विवेक है,
इन लोगों को अलग अलग जगह पे कैमरामैन और इन सब के साथ भेजा और सबसे पहले हमने प्रयास किया कि उत्तर बंगाल की तरफ चले, वहां पे बीजेपी का कुछ कैडर है, वहां पर बीजेपी पहले से भी स्ट्रांग थी, फर्स्ट फेज में 59 सीटें भी जीती थी। पर जो पोस्ट पोल वायलेंस था उसके कारण लोग बोल नहीं रहे थे और जंगल महल का जो एरिया है स्पेशली वहां पर हमें वो फीडबैक नहीं आ रहा था जो मिलना चाहिए। फिर हमने दूसरा अटेम्प्ट लिया जनवरी के आखिर में और जनवरी के आखिर में बात होने लगी थी बंगाल इलेक्शन पर, लोग थोड़ा बहुत करने लगे थे। तो पहला इको हमको ये मिला कि भाई वहां पर दो मुद्दा है, जॉब का एक मुद्दा है और विमेन सेफ्टी का मुद्दा है। विमेन सेफ्टी का मुद्दा 2021 में कतई नहीं था, 2026 में बहुत बड़ा रीजन था। अब लोग कहेंगे कि भाई वहां तो चीफ मिनिस्टर ही महिला है, फिर कैसे? क्या वो सिर्फ आरजीकर का इंपैक्ट था? नहीं, वो सिर्फ आरजीकर या संदेश खाली या पोस्ट पोल वायलेंस में जिस प्रकार से भाजपा समर्थक महिलाओं के साथ हुआ वो नहीं है। आपको कलकत्ता शहर के अंदर सुनने को मिलेगा कि कोई तीज त्योहार पर्व में कुछ बनाना है, उसको लेके टीएमसी के कार्यकर्ता गरीब शोषित पीड़ित इनके परिवार के महिलाओं को 2 बजे रात को बुला लेते थे। आपको बहुत जगह सुनने को मिल जाएगा ग्राउंड पर। तो अभिलाषा को मैंने स्पेशली बोला कि ठीक है, एक बार वो इंपैक्ट देख करके आओ जो कि टीएमसी का गढ़ रहा है और पूरा हुगली, हावड़ा और कोलकाता रीजन घुमाओ, ग्रेटर कोलकाता जिसको प्रेसिडेंसी रीजन भी कहते हैं, और मेक श्योर करो, बात करो आरजीकर के मुद्दे पर, वो क्या कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी से क्या। एक स्टेटमेंट कभी कभी आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ता है, जैसे आडवाणी जी ने कहा था जिन्ना वाज अ सेक्युलर 2008 में, और सिर्फ वो एक स्टेटमेंट जिन्ना वाज अ सेक्युलर आडवाणी जी के इंटायर कैरियर और भाजपा के लिए 2009 के चुनाव में कितना खराब गया था वो हम सबके सामने है। एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी का कि रात के 8 बजे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत क्या है, जब ये ममता बनर्जी दे रही थी स्टेटमेंट ना, तो बंगाल सर एक बात बताए, महिला प्रधान स्टेट है सर। मतलब वो दिल्ली नहीं है, मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी महिलाएं काफी सबल हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा है, पर बंगाल के प्रति अगर तुलना हो जाए तो वो 50% भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के फैमिली को रन करने को लेकर के इन सब मामलों में वहां के महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट वीटो है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये स्टेटमेंट हिला गया उनको। बंगाल बहुत फ्री स्टेट था और इसके बाद शुरू होता है वो टीएमसी और उनके कैडर का पतन। फिर उसके बाद जो क्लब कल्चर है वहां का, जो हर निर्णय में, शादी हो, डाइवोर्स हो, हर चीज में वो जो इंटरफेरेंस है, एक समय के बाद चीजें खराब लगने लगती। लेफ्ट के पतन का टाइम भले 30 साल का रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया ने और इस दौर ने टीएमसी के लिए वो जो टाइम लिमिट था वो बहुत कम कर दिया। तो सोशल मीडिया के इस दौर में वो 15 साल में ही उनकी विदाई का ये संभावना हमें जनवरी लास्ट तक लगने लगा था। फरवरी में फिर सेंट्रल फोर्सेस वगैरह और सब आने की बात होने लगी, लेकिन फिर भी फियर फैक्टर था। आप जाइए ग्राउंड पर बात कीजिए, लोग बात नहीं करते थे। अच्छा, एक कोई बात करने को तैयार होता था तो ऐसा लगता था कि शादी वर्दी में भी पुलिस वाला ही है, घूम रहा है, और क्योंकि वहां एक सिविक बॉडी टाइप का पुलिस वाला भी है, तो वो लोग लोकल्स तो पहचानते हैं, हम नहीं पहचानते थे, तो आके हमारा भी आईडी कार्ड पूछने लगते थे कोई। हम बोले भाई मैं तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर हूँ, आप बताओ आप कौन हो? तो मैं सिविक पुलिस हूँ। हमारे लिए पहली चीज थी भाई ये अरविंद केजरीवाल टाइप का कोई वॉलंटियर पुलिस है सरकारी। बट पावर में आप देखो तो वो ओसी और एसएचओ इन सबसे कहीं ज्यादा अधिक बनता था। तो वो जो एक फियर फैक्टर है वो तैर रहा था एटमॉस्फेयर में। जब फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ और हिंसा रोकने में ज्ञानेश कुमार जी कामयाब हुए, देखिए मुझे नहीं पता सर हिस्ट्री काइंड रहेगी या नहीं, लेकिन मैंने केजे राव के भी रीजन को देखा बिहारी होने के कारण। जब वो आए उन्होंने कहा बिहार के अंदर कि अगर लालू प्रसाद यादव ईमानदारी से चुनाव जीतते हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर बूथ कैप्चरिंग करते हैं, अगर वहां से बैलेट से जिन निकलने की बात है तो एक भी बैलेट से जिन नहीं निकलेगा, 100% ईमानदारी से वोटिंग कराऊंगा। बहुत सारे वामपंथी वोटर की
हर जख्म वाली महिलाओं को संभवतः ये पता नहीं होगा कि बिहार में सबसे पहले ऐसा इलेक्शन हुआ था, केजे राव आए थे और ईवीएम से जब वोटिंग हुई तो बिहार ने जंगल राज को बदल दिया और 20 साल तक रिपीट नहीं। बंगाल में जब फर्स्ट फेज वोटिंग 10 बजे तक इंफॉर्मेशन आया और उसके पहले भी प्री पोल कोई हिंसा नहीं हुई, जो कॉन्फिडेंस था वो ट्रिमेंडस था। लोग चूक रहे हैं आकलन में सर। बंगाल में बीजेपी फर्स्ट फेज में अच्छा परफॉर्म कर रही है, देयर इज नो डाउट, पर सेकेंड फेज में बीजेपी एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं और उसका कारण है फर्स्ट फेज का वोटिंग, फर्स्ट फेज में हिंसा नहीं होने देना और फर्स्ट फेज में जो चुनाव आयोग और जिस प्रकार से मतलब अग्रवाल साहब जो सीईओ हैं वहां पे जो थे उन्होंने बहुत शानदार काम किया बंगाल के अंदर, और प्लस जो अर्धसैनिक बल थे जिस प्रकार से एक एक गरीबों के घर तक जाकर के उन्होंने बोला कि नहीं, मेक श्योर करेंगे कि एक भी, आप भी हमारी बहन है, आप भी हमारी माता है। तो आपने कई विजुअल देखे होंगे सर जहां पर उन्हें आरती की थाली से उनका आदर सत्कार किया जा रहा था। अब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बंगाल के अंदर एक ये भी चीज है कि लोग सिर्फ इस बात से खुश थे कि हम इस बार वोट कर पाएंगे, जेन्युइन वोट। ये जो डेमोक्रेसी को बचाने का चैंपियन बोलते ना, आप उनसे पूछिए कि डेमोक्रेसी में अगर वोट डालने का अधिकार नहीं है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस दूसरा है, विचार दूसरा है, सिर्फ इसलिए आपको मार दिया जाता है या आपकी बहन के साथ व्यभिचार हो जाता है, दुर्व्यवहार होता है क्योंकि आप दूसरे विचार को समर्थन करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मर्डर इसको कहते हैं। 2 लाख फौज लगा करके सबको वोटिंग करानी पड़ी, फिर भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया। अब विडंबना देखिए सर, जो वर्धमान इलाके में कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया, अधीर रंजन चौधरी और पूरा इंटायर कांग्रेस वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है और कांग्रेस समर्थक मीडिया कह रही है कि ज्ञानेश कुमार जी डेमोक्रेसी के हत्यारे हैं। मतलब आई हैव नेवर, मैंने पूरे अपने लाइफ में ऐसा नहीं देखा सर। जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं वो भी राहुल गांधी के कार्यकर्ता, राहुल गांधी का ही कार्यकर्ता था ना वो, उसके मृत्यु पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है बंगाल को लेकर के। वैसे बंगाल को लेकर के तो हत्याओं का सिलसिला लंबा था 2021, जिसको मैं वाटरशेड मोमेंट भी बोलता हूं बंगाल की राजनीति में, लेकिन वहां तो चलो इसलिए चुप्पी समझ में आती है कि चलो भाजपा का कार्यकर्ता सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा कांग्रेस का भी कार्यकर्ता मारा जाता है और फिर भी तुम स्टैंड नहीं ले पाते हो। दुखद है, एक मनुष्य के मृत्यु पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये गलत है, इसको रोकना चाहिए, और ज्ञानेश कुमार जी सही काम कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं। और तभी तो अभिषेक पार्टी का ये हाल होता है। अगर आप अपने काडर के साथ खड़े ना हो तो फिर सवाल उठेंगे। और इस बारी बीजेपी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए भी, वो क्रिकेट मैच में बड़ा कॉमन चलता है क्रिकेट वन टुडे, बट चुनाव का भी आंकड़ा मैं नंबर आपका इन डीप डाइव करूंगा, बट हिंसा लेस, मोस्टली हिंसा लेस, बिना हिंसा के चुनाव होना इलेक्शन कमीशन की तो बड़ी जीत है। अब उसके बाद तो वोटरों के हाथ में, वो जिसको वोट करें वो मर्जी। अब आपके मैं थोड़े नंबर डिस्कस करना चाहूंगा, डीप डाइव करना चाहूंगा। आप दे रहे हैं बीजेपी को 162, टीएमसी को 129, तो इसमें कितना मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हैं, कितना आप? ओनली 3% सर। तो मतलब इन एवरी केस आप बीजेपी को जीतता हुआ देख रहे हैं। इट इज नॉट के ममता जीत सकती है, मोटा मोटा बीजेपी जीत रही है। मैं बहुत क्लियर बीजेपी के लिए देख रहा हूं ये, और इसमें बताऊं सर 3% माइनस है तो 3% प्लस की संभावना मुझे अधिक नजर आ रही है। अच्छा। होता क्या है ना सर, हम अंडर करंट या सुनामी रिजल्ट के बाद देखते हैं, और मैं भी अपने बारे में यही बोलता हूं कि कोई भी सेफोलॉजिस्ट भी ग्राउंड पर जाएगा वो अंडर करंट कभी नहीं समझ में आएगा। 2 तरह के वोटर हैं बीजेपी के, एक तो जो वोकल हैं, लेकिन एक जो बंगाली में बोल भी रहे हैं, ठीक है सोचेंगे, देखेंगे, हम बता देंगे, वोट करना होगा तो डेमोक्रेसी में बताया नहीं जाता किसको वोट कर रहे हैं। मुद्दे क्या है, तो विमेन सेफ्टी है। अब विमेन ही तो चीफ मिनिस्टर है। ये जब आप अगला क्वेश्चन पूछो कि ममता बनर्जी तो खुद विमेन है, तो पूछे तो आरजी कर हुआ ना। आप सर बंगाल में 2 बड़े फुटबॉल क्लब हैं, मोहन बगान और ईस्ट बगान, और आप सोचो कि दोनों के जो
आरजीकर वाले मुद्दे पे। ऐसे तो दोनों के जो समर्थक है वो बहुत अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे को जैसे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल वाले एक दूसरे के साथ कर लें। बट यहां पर जो स्थिति है वो अलग थी। आरजीकर वाले मुद्दे पे दोनों सेम पेज पर आ गए थे और उसका इम्पैक्ट, तो उसी तरह से हमको ये समझना पड़ेगा कि जब बीजेपी ने टिकट दिया इनकी माताजी को, तो सिर्फ कलकत्ता रीजन तक वो सीमित नहीं था, हावड़ा रीजन तक सीमित नहीं था। उसका इमोशन बहुत बहुत तगड़ा है सर, और उसको हम लोग रिजल्ट के बाद ही एनालाइज कर पाएंगे उसकी ग्रेविटी कितनी है। अभी इतना जरूर मुझे समझ में आ रहा था कि टीएमसी फर्स्ट फेज में भी लैग कर रही थी, और सेकेंड फेज में मुझे लग रहा है कि एक हमें अच्छे नाई वाई को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि कलकत्ता रीजन में अगर एक भी सीट बीजेपी को आया तो मैं बाल मुड़वा लूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि सर भवानीपुर नहीं बचेगा सर, और भवानीपुर वोटिंग के दिन ममता बनर्जी नहीं आ रही है, वोटिंग से 3 दिन पहले हारी है। नैरेटिव की लड़ाई में हुआ यह था कि शाम को शुभेंदु अधिकारी एक जगह स्पीच दे रहे थे और एक जगह ममता बनर्जी का भी सेम टाइम पे प्रोग्राम था, तो उनके माइक की आवाज उनके स्टेज तक पहुंच रही थी। तो ममता बनर्जी बोला, देखो किस प्रकार का मतलब इसमें भाषणबाजी हो रहा है, मैं ऐसे में भाषणबाजी नहीं करूंगी, मैं कल आ जाऊंगी। वो पूरा एक चक्कर घुमा और वहां पर नैरेटिव बना कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में भी शुभेंदु ने हरा दिया, और देखो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के भाषण से डर गई, बात नहीं हो रहा था। तो सारा खेल छोटे छोटे नैरेटिव का था। टीएमसी इस बात पर फोकस थी कि उनके पास टीम है, उनके पास कैडर है, उनके पास दबंग लोग हैं, हम लोग कर लेंगे, रिगिंग हो जाएगा, हमारा सेकंड फेज स्ट्रॉन्गेस्ट है, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने फाटा सीट पे देखा कि उन लोगों ने फिर से टेप वेप लगाया ईवीएम पर। नहीं, पर अभिषेक अगर मैं इसमें एक बात ये भी जोड़ूं, जो भी आपके नंबर देख रहे हैं, तो एक सेंस में 15 साल बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद टीएमसी का एब्सोल्यूट वॉश आउट नहीं है। इट इज नॉट लाइक के जिसे बोलते हैं ना मेजॉरिटी इज व्हाट 148 समथिंग, तो आप अगर 120 पे आते हो, 115 पे आते हो, हार है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, डेमोग्राफिक चैलेंज है। तो व्हाट वाज वर्किंग के एक एब्सोल्यूट वॉश आउट नहीं हो रहा। तो अगर हम उसको भी स्वॉट एनालिसिस करें कि क्या रीजंस थे कि वॉश आउट नहीं है। अब स्करण सर, अगर हम देखें ना कि अगर मैं भाजपा समर्थक हूं तो मैं राहुल गांधी को कभी जेल नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं लकी हूं कि मेरे अपोनेंट में राहुल गांधी है। इसी प्रकार से टीएमसी का अगर मैं सपोर्टर हूं और मैं टीएमसी की तरह सोचूं, तो मैं लकी हूं कि मेरे सामने बीजेपी अपोनेंट है। आप कल्पना कीजिए सर, कांग्रेस 77 सीट पे होती बीजेपी की जगह इस बार, उनका वो कैडर होता, कांग्रेस 200 सीट जीतती और गारंटी जीतती, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो मुस्लिम वोटर जो उनका टिपिकल मुस्लिम वोटर है वो टूटते। यहां पर मुस्लिम वोटर मेक श्योर कर रहा है कि बीजेपी हारे, वो इसलिए वोट, देखिए वोट दोनों तरफ से ही हो रहा है। एक वोटर किसी कीमत पर टीएमसी को हराना चाहता है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ही नहीं, ये इलेक्शन ही सिलेक्शन का नहीं है, ये इलेक्शन रिजेक्शन का है। टीएमसी का रिजिड वोटर बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा है, उसमें मुस्लिमों का बड़ा चंक है। 43 तो ऐसे सीट्स है जहां पर बीजेपी जीत ही नहीं सकती, तो टीएमसी का तो नंबर ही 43 पर शुरू होता है। लेकिन ऐसा आप 82 सीट पकड़ लीजिए जहां पर बीजेपी कभी भी टीएमसी के आसपास खड़ी नहीं हुई है, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा रहा है। तो टीएमसी का जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो बहुत हाई है। बीजेपी 0% वोट शेयर से शुरू होती है, टीएमसी अराउंड 27% से शुरू होती है। आपको मैच करना है उसको। 100 में अगर 65 हिंदू बीजेपी को वोट करेंगे तो जो मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नंबर आएगा सर। आप समझिए कितना जबरदस्त कैंपेन होना पड़ेगा, कितना जबरदस्त पोलराइजेशन होना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिचुएशन हो रही है। बट मेरे हिसाब से ये सिचुएशन हो रही है और अंडर बहुत ज्यादा। आप अगर नदिया बेल्ट में जाएंगे तो मथुआ से पूछिए, लोग चिल्ला रहे थे ना हिंदुओं का भी वोट कटा है, हिंदुओं का, जाइए मथुआ से। कह रहा जो मथुआ समाज में कह रहे थे एसआईआर में वोट कटा है, मथुआ समाज एंग्री है, दे विल वोट अगेंस्ट बीजेपी। अगर स्पेसिफिक उस जोन की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं नदिया पे आ ही रहा था। वहां सर इतना इम्पैक्ट है ना पूर्वी बंगाल का, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, इसको हम लोग समझ नहीं सकते।
तमाम नाराजगी के बाद भी अगर आप 100 मतुआ से पूछिएगा ना, उसमें से 90 मतुआ बीजेपी के साथ, जबकि दोनों तरफ से मतुआ कैंडिडेट हैं, फिर भी टीएमसी वालों को वो लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। इतना बड़ा दरार है, और उसका कारण है कि भाई टीएमसी का कोई भी पूर्वी बंगाल को लेकर के स्टैंड नहीं। और लास्ट 2 दिन में बीजेपी ने इस इलेक्शन को सर पैचेस में लड़ा है, जहां पर उनको पूरा इलेक्शन को कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज करना था। बंगाल की सभ्यता, संस्कृति, बंगाल के हीरोज, इन पर बात करनी थी फर्स्ट फेज में, वहां तक वो चिपके रहे। सेकेंड फेज में योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा खुल करके बोले बांग्लादेश बना देंगे, बांग्लादेश जैसी स्थिति है। फर्स्ट फेज में ये बातें नहीं थी। बीजेपी ने कभी भी इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को, न तो योगी ने, मोदी ने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, किसी ने, अमित शाह जी ने भी, किसी ने ममता बनर्जी बोल करके काउंटर नहीं किया। वो टीएमसी को काउंटर कर रहे थे, टीएमसी के राज को असफलता बता रहे। जबकि इस बार ममता बनर्जी, मोदी, अमित शाह, योगी, इन सब पर आप देखिए किस किस प्रकार की टिप्पणियां शुरू हुई। तो ये 2021 से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां दीदी और दीदी वाला जो था ना, वो महिलाओं को चुभ रहा था। ये बात क्या, ममता दीदी हमारी इतनी बहुत कुछ दे रही है। इस बार भी ममता दीदी दे रही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी क्या कह रही है कि ठीक है, आप 1500 मिल रहा है ना, हम 3000 तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपको फ्रीडम दे रहे हैं। आप देखिए एक बड़ा अच्छा क्लिप न्यूज 24 के राजीव रंजन के चैनल पे एक वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला कल वोट करके आई भवानीपुर से ही, पूछा किसको वोट किया, तो बोला मैं वोट करके आ गई, मैं खुल के बोलूंगी कि अब मैं जय श्री राम बोल सकती हूँ। बोला आप इतने गुस्से में क्यों? बोला क्यों, गला दबा के तुम अल्लाह अकबर बुलवाओगे और मैं जय श्री राम तक नहीं बोलूं? तो इतना अंदर तक भरा हुआ है, और 5 साल का भरा हुआ है। अब वो ईवीएम पर जाकर के इसका कंसर्न कितना जोर से दबाया, ये तो हम रिजल्ट के दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मैं इसको भी एक क्वेश्चन जोड़ दूं 29 से, कि 2 चीजें। एक, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस होते तो वो 200 पार मारते। बीजेपी का एक नेचुरल हर्डल है, और बीजेपी के लिए विक्ट्री इज, आज से 2016 में तो इम्पॉसिबल टारगेट था, तो इट इज इवन बाय 1 सीट इट्स अ फिनोमिनल विक्ट्री। बट इतनी एंटी इनकम्बेंसी, तो आप इसका, क्योंकि मेरी कांग्रेस वाले से कुछ से बात हो रही थी, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव था। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है ममता हारे तो। मैंने कहा क्यों? बोलते हमें तो 30% का 29 में बैठे बैठे वोट बेस मिल जाएगा। ममता स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी है, तभी वो 29 में वायबल है। अगर वो स्टेट में पार्टी नहीं है तो 29 में डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस होता है। तो मेरा जवाब था, मैंने कहा भाई हर स्टेट में तुम यही एक्सपेक्ट करते हो, नवीन पटनायक को बीजेपी हटाएगी, तुम आ जाओगे, है ना? हर स्टेट में तुम्हें लग रहा है बीजेपी एक रोड रोलर है। पर क्या बंगाल के लिए ये बात सही है? और 29 पे बीजेपी के जीतने का आप क्या प्रभाव देखते हैं? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए सर, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे तो बस टीएमसी फिर हार ही गई। फिर वो एक पार्टी वार्टी फंक्शन में मैंने उनको 1-2 बार देखा था, बाकी कभी विजुअल भी नहीं पाया। और ममता बनर्जी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन कांग्रेस इस तरह से सोच रही है, सोच के मुझे हैरानी हो रही है। मेरा एक डाउट है, कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी को, जिस तरह से मैं समझ रहा हूं, ममता बनर्जी सेंटर की राजनीति की तरफ निकल जाए, एक नया फोर्थ पिलर बनाने का प्रयास करें। और वो क्यों है उसके मैं सॉलिड कारण बताता हूं। जैसे ममता बनर्जी हारेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु के अधिकारी के बनने के लिए, क्योंकि वहां तो एमएलसी वगैरह टाइप का है नहीं, अगर वो चुनाव हार गई तो खत्म। अब जो होगा अभिषेक बनर्जी वगैरह जो करे। लेकिन इसके बाद भी बंगाल में हिंसा रुकेगी नहीं। बंगाल को मैं समझता हूं सर, 5 साल से इधर भी भरे हुए हैं लोग। वो 1 साल तक वो सारी चीजें बिल्कुल उसी मोड पे संभवतः चलेगी। टीएमसी के लिए और डिफिकल्ट होगा। बीजेपी का कैडर वहां पे मजबूत होना शुरू हो जाएगा, जहां पे सेकंड फेज में आज ये लोग हैं। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस सोच रही है कि मुस्लिम वोट, बीजेपी, देखिए अगर एक स्टेट पार्टी के होते हुए वायलेंस होता है, आप स्टेट पार्टी को ब्लेम करते हैं, बीजेपी के जो सत्ता में आने के बाद होगा तो वो फिर बीजेपी के लिए नेशनली, इंटरनेशनली ऑल्सो, एक तो मेरा ओपिनियन है कि बीजेपी वायलेंस नहीं होने देगी, होनी भी नहीं चाहिए। वो तो कोई भी पार्टी पावर होने भी नहीं चाहिए सर। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं कि होनी चाहिए। नहीं, मैं जो डाउट है या टेंशन है या एक चुनौती है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, और बीजेपी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस नेशनल इंटरनेशनल भी हैं।
तो आई थिंक बीजेपी डे नाइट करेगी कि जरा सी भी वायलेंस ना हो पाए, बट एनीवेज वो तो जो होगा फिर। हाँ, मेरे चैनल पर आए हुए थे महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तुरसेकर सर, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो 500 कंपनी छोड़ के जा रहा है अमित शाह ना, वो जा ही इसलिए रहे हैं ताकि टीएमसी के लोगों को बचाया जा सके, इतना वो ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ और कंसर्न है सर। And it is the duty of BJP. I'm sorry, मतलब एक Right. मैं, it is the duty of BJP. We can't say कि बंगाल में ये होता था तो ये if you come to power, it is your duty to ensure that no violence happens. बिल्कुल, ये आपकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि हम भी तो इसी के अगेंस्ट थे ना। मैं आज भी इस बात को कहता हूं ना कि जो संदेश खाली हुआ वो अपराध है, जो 2002 पोस्ट पोल वायलेंस हुआ वो अपराध है। तो जब वो अपराध था और अभी होगा तो अपराध नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कानून तो सबके लिए एक बराबर है और कानून को छोड़ देते हैं, मानवता तो एक बराबर है ना। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लिए बुरा होगा। और इस इलेक्शन को आप समझिए सर, ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस है, अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल में किसके लिए प्रचार करने गए, कांग्रेस के लिए या टीएमसी के लिए? ऑफ कोर्स टीएमसी के लिए। उनके सबसे बड़े अलायंस पार्टनर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ वोट चोरी यात्रा में बिहार में पूरा घूमते रहे, वो गए और जहां जहां बिहार के वोटर्स हैं वहां पर टीएमसी के लिए प्रचार किया। ठीक है, अखिलेश यादव ये टीएमसी के साथ खड़े हुए। तो बीजेपी से हार का बदला निकालने के लिए ममता बनर्जी अगर दिल्ली की तरफ रुख करती है, राज्यसभा में किसी को बिठा करके वो चली जाए, तो एक नया प्रोसेस बनेगा और नया प्रोसेस ये बनेगा कि एक नई टीम अप बन सकती है। ये बात ध्यान में रखने लायक है कि राहुल गांधी मोदी को चैलेंज कर सकते हैं, ये अब सभी स्टेट में लोग मानना बंद कर चुके हैं। ममता कर सकती है, ममता चैलेंजर है। और अगर ये सिचुएशन आता है तो फिर वो 30% मुस्लिम वोट किसके साथ रहेगा, जिसके बारे में सारा ममता कोई भी मुख्यमंत्री अगर अपनी स्टेट में ना रहे तो बाहर जाके जहां पे कार्डर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नेम रिकॉल नहीं है, मतलब अपनी स्टेट में मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है। व्हाट आई एम सेइंग कि एक नया कोएलिशन बने, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी से एक भी वो सीट शेयरिंग नहीं मांगेंगे, बोलेगी आप लड़ो। हम एक नया टीम बना रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी हो, अखिलेश यादव भी हो, स्टालिन भी आ जाए। ये प्रयास जरूर हो सकता है। तो मुझे पर मैं इसको पीछे थोड़ा डिफरेंटली देखता हूं कि अगर कांग्रेस कुछ 2, 4, 5 गेन भी करती तो बीजेपी तो 30-35 गेन करेगी। बिल्कुल। अगर 42 में से तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी बनती है तो बीजेपी विल एटलीस्ट डू, आपको पता होगा कौन सी सीट्स विनेबल हैं, पर 30 तो होंगी या प्रिज्यूम, या 32 ही होंगी या प्रिज्यूम, है ना। तो वो तो बीजेपी का तो वो एक बहुत बड़ा बफर आ रहा है, क्योंकि यूपी में क्या होना है वो आप बताएंगे जब कहां पे शुरू करेंगे, क्योंकि यूपी का चुनाव तो ऑब्वियसली यूपी का पिछली बार ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी को तो मैं जुलाई से ही कवर करने वाला हूं, क्योंकि 400 सीटें हैं। 400 सीटें हैं और पिछली बारी बीजेपी को 24 में बड़ा झटका लगा था। यूपी महाराष्ट्र तो बीजेपी बाउंस बैक एंड लाइक हाउ, बट यूपी में जो चुनौतियां हैं और नए नए एंगल आते हैं, बोलते हैं। अभी कल मैं किसी सुन रहा था कि कौन है वो दबदबा रहेगा वाले ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण सिंह, कि वो क्या अपनी पार्टी कर रहे हैं, क्या अलायंस कर रहे हैं, क्या वो जनरल कास्ट वोट हो रहा है। अब यूपी इज गोइंग टू बी द गॉड ऑफ रूमर्स एंड पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, तो जो भी होगा यूपी तो अद्भुत होना ही है। बट थैंक यू अभिषेक जी, आपने पूरा विस्तार से पूरी बंगाल की जर्नी, क्या क्या चेंजेस हुई, क्या हुआ, सब बताया। आप 4 मई को रिजल्ट आने दीजिएगा, उसके बाद समय निकालिएगा, फिर एक बार डिस्कस करेंगे कि अब देश की राजनीति में फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या क्या असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।